नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आज अपने नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान सजस को। और ये जो राजस्थान सजस है वो सितंबर 2024 का राजस्थान सजस है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये जो राजस्थान सजस है इसमें पिछले 300 दिन में राज्य सरकार का 300 दिन विशेषांकीय है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पिछले 300 दिन की अगर हम बात करें तो जिस दिन से सरकार का गठन हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि दिसंबर से लेकर सितंबर तक का जो करंट अफेयर्स है, दिसंबर से सितंबर तक का जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इसकी। तो पहली चीज है, देखिए शपथ ग्रहण समारोह है। तो शपथ ये आपको याद रखना है कि 15 दिसंबर 2023 को जो है नवनिर्वाचित जो हमारे मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण किया। और वो कहाँ पे किया, तो आपको याद रखना है जयपुर में। कहाँ पे किया, जयपुर में। अब देखिए इनसे रिलेटेड हमें एक चीज जो है वो याद रखनी है। देखिए जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई जो सीएम है, वर्तमान सीएम है, वो कहाँ से निर्वाचित होके आते हैं। तो आपको याद रखना है कि सांगानेर से जो है ना, सांगानेर से ये निर्वाचित होके आए हैं। तो इस सांगानेर से ये विधायक थे और बड़े ही नाटकीय तरीके से जो इनका नाम जो है वो सीएम के लिए प्रपोज किया गया। तो आपको याद रखना है कि सांगानेर से जो है ये विधायक बनके आए और उसके बाद में ये सीएम बने। ठीक है। अब इस दौरान इनके सरकार ने जो अपनी मेन डिमांड रखी है, भाई सरकार का टारगेट क्या है। तो सरकार का टारगेट है अंत्योदय की ओर, अंत्योदय की। और हम इस अंत्योदय को समझेंगे कि अंत्योदय क्या है। अगर अंत्योदय की हम बात करें, अंत्योदय की अगर हम बात करें तो अंत्योदय का मतलब है सबसे गरीब जो व्यक्ति है, यानी सबसे जो गरीब व्यक्ति है, जो निचले तबके का है, उसका उदय होना। ठीक है। तो सरकार ऐसे काम करेगी। सरकार का जो विजन है वो ये है कि जो निम्नतम व्यक्ति है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसका उद्धार और उसके लिए सरकार कार्रवाई करेगी। इसको लेकर उन्होंने अंत्योदय को अपना टारगेट बनाया। अगर हम अंत्योदय अभियान की बात करें तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1977 को सबसे पहले जो है वो अंत्योदय अभियान की शुरुआत की गई। और ये जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई, हमारे जो पूर्व मंत्री है भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा जो है वो 2 अक्टूबर 1977 को अंत्योदय की शुरुआत की गई। और ये जो अंत्योदय की शुरुआत की गई, इस अंत्योदय को एक महान विद्वान हुए जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए ये जो शब्द है ना, ये सरकार के साथ चर्चा में आया है, तो याद रखना जरूरी है। इन्होंने इसके लिए एक शब्द यूज किया कि ये क्या है, संपूर्ण क्रांति है, टोटल रिवॉल्यूशन। जयप्रकाश नारायण ने जो अंत्योदय का जो विजन है, जो 2 अक्टूबर 1977 को भैरू सिंह जो शेखावत हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो उसमें इन्होंने ये चीज कहा कि ये क्या है, ये संपूर्ण क्रांति है, यानी प्रत्येक व्यक्ति तक अगर उसका न्याय पहुंच रहा है तो यही संपूर्ण क्रांति। ये डेटा हमें याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो अगर हम नेक्स्ट में वापस चलते हैं, अब अंत्योदय तक पहुंचने के लिए सरकार फैसले हैं, उन फैसलों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी। देखिए सरकार ने नियम बनाया, सरकार ने निर्धारित किया कि अब 450 रुपए में, कितने रुपए में मिलेगा, ये पैसे याद रखने हैं, 450 रुपए में जो है वो रसोई गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। और ये जो रसोई गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा वो किसको प्रदान किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना है रसोई
गैस सिलेंडर सब्सिडी, ठीक है, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। तो इसके तहत कितने रुपए में मिलेगा? 450 रुपए में जो है वो गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। कितने रुपए में किया जाएगा? 450 रुपए में किया जाएगा। इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि ये किस किस को मिलेगा। तो इसके अंदर देखिए, ये जो गैस सिलेंडर दिया जाएगा वो एक तो बीपीएल परिवार जो है उनको दिया जाएगा, उसके साथ साथ जो उज्ज्वला परिवार है, उज्ज्वला परिवार जो उज्ज्वला योजना में चयनित है उनको दिया जाएगा, और बीपीएल को दिया जाएगा। इन दोनों को मिलाकर इनकी जो संख्या है, इनकी जो संख्या है वो टोटल कितनी होगी भाई? इनकी संख्या टोटल होगी 73 लाख। कितनी होगी? 73 लाख होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक डेटा और याद रखना है जो नया जुड़ा है कि 1 सितंबर 2024 सितंबर 2024 से जो है ना, इस योजना के अंदर एक कैटेगरी को और शामिल कर लिया गया। वो कैटेगरी कौन सी है? एनएफएसए। एनएफएसए यानी जिनको एनएफएसए के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत जिनको गेहूं मिलते हैं, जिनको राशन सामग्री मिल रही है, उन सभी परिवारों को इस योजना के तहत 450 रुपए में क्या मिलेगा? रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। तो आपको डेटा याद रखने, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 450 में मिलेगा। किस किस को मिलेगा? बीपीएल को मिलेगा, उज्ज्वला को मिलेगा, और इसके साथ साथ 1 सितंबर 2024 से किसको शामिल कर लिया गया? एनएफएसए परिवारों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। टोटल इनकी जो संख्या है वो इन दोनों की 73 लाख थी। अब एनएमएसए को शामिल करने के बाद में इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट में आते हैं। अगला अपना है अगली है सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धि। सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धि को अगर हम देखें तो आपको यहाँ याद रखना है 1150 रुपए सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा की जो राशि है वो बढ़ा के 10% इजाफा कर दिया गया। तो बढ़ा के ये राशि वर्तमान में कितनी कर दी गई है? नॉर्मली 1150 रुपए जो है वो कही गई है। इसके साथ साथ है पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि। देखिए पीएम किसान सम्मान योजना, सबको पता है पीएम किसान सम्मान योजना क्या है? पीएम किसान सम्मान योजना। पीएम किसान सम्मान योजना में क्या है कि जो किसान है, जो छोटे किसान है, उनको क्या मिलता है? उनको केंद्र की ओर से 6,000 रुपए मिलते हैं। 6,000 रुपए किसकी तरफ से प्रदान किए जाते हैं? केंद्र सरकार की तरफ से। भाई याद रखना है ये 6,000 रुपए कौन देता है? केंद्र सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता है, केंद्र की स्कीम है, ठीक है। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इसको जो है वो थोड़ा इसमें बदलाव किया और एक नई योजना बना दी। उसको क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना। अब इस मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना में क्या है आपको याद रखना है? इस योजना में सरकार ने क्या किया कि अब जो जिन लोगों को 6,000 मिल रहे हैं उनको 2 और मिलेंगे। तो टोटल जो है वो इस योजना के तहत मिलने वाली जो राशि है वो बढ़ के हो गई कितनी? 8,000। कि राजस्थान में पीएम किसान सम्मान योजना के तहत जो पात्र परिवार हैं उन लोगों को अब टोटल कितनी राशि मिलेगी? तो टोटल 8,000 रुपए की राशि मिलेगी। पहले उनको कितनी राशि मिलती थी? तो 6,000 रुपए की राशि जो है वो आपको किस्त याद रखनी है, कितनी किस्तों में मिलती थी? 3 किस्तों में मिलती थी भाई। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में। अब वो राशि बढ़ के कितनी होगी? अब वो राशि होगी कितनी? 8,000 होगी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य पर बोनस। सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया 125 रुपए। आपको याद रखना है 125 रुपए बोनस बढ़ाया है। और
इस तरह का जो फैसला है वो किसान हित में लिया गया है। तो अब जब हम मेंस में लिखेंगे ना कि सरकार के द्वारा किसानों को या खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयास, तो वहां इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम लिख सकते हैं। बाकी नॉर्मली प्री में जो है इसको नहीं पूछा जाता है। इसी के साथ साथ निजी क्षेत्र के माध्यम से 10 लाख रोजगार जो है वो प्रदान करने का भी फैसला इसमें किया गया है। और मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, तो आपको याद रखना है 20 अगस्त 2024 को जो है मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव मनाया गया। कहां मनाया गया? तो भाई ये जयपुर में मनाया गया। कहां पे मनाया गया? जयपुर में। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव जयपुर में 20 अगस्त 2024 को मनाया गया। और इसके अंदर 20,000 जो लोग हैं उनको क्या दिए गए? नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कितने लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए? नवचयनित व्यक्ति जो हैं उनको 20,000 को नियुक्ति पत्र जो है वो प्रदान किए गए। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है श्री कृष्ण गमन पथ। सरकार ने जो है वो राजस्थान, आपको इसमें याद रखना है राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो है एक एमओयू हुआ है। क्या हुआ? एक एमओयू हुआ है, ठीक है। इस एमओयू के तहत सरकार जो है वो श्री कृष्ण गमन पथ का निर्माण करेगी। क्या बनाएगी? श्री कृष्ण गमन पथ। अब ये श्री कृष्ण गमन पथ कहां से स्टार्ट होगा? तो आपको याद रखना कि ये जो मंदिर आप देख रहे हैं पूंछरी का लोठा, पूंछरी का लोठा, ये डीग जिले में है, नवीनतम जिला जो पहले भरतपुर में शामिल था, वहां से ये कहां पे है? डीग जिले में है। और ये कहां तक जाएगा? ऋषि संदीपनी आश्रम, महर्षि संदीपनी आश्रम जो है वो कहां पे है? उज्जैन में है, उज्जैन में है महर्षि संदीपनी आश्रम, वहां तक जो है वो ये जाएगा। यानी पूंछरी का लोटा से स्टार्ट होगा, आपको याद रखना है, और कहां तक जाएगा? उज्जैन में संदीपनी आश्रम जो है वो वहां तक जाएगा। भाई ये यहाँ पे इसको क्यों बना रहे हैं? तो राजस्थान का इसमें क्या है? तो अगर हम इसको देखें तो जो भगवान श्री कृष्ण थे इन्होंने यहाँ पे संदीपनी आश्रम में क्या प्राप्त की थी? शिक्षा प्राप्त की थी। संदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये कहां से गए थे? मथुरा से गए थे, मथुरा से संदीपनी आश्रम गए थे। और उस टाइम ये किधर से होके गए थे? ये यहीं से होके गए थे राजस्थान में। उसकी शुरुआत जो है वो कहां से हुई? पूंछरी का लोटा नामक जगह पे हुई। आपको याद रखना है पूंछरी का लोटा किस जगह पे पड़ता है? डीग में पड़ता है। डीग जिले के अंदर जो है ये जगह स्थित है। 550 किलोमीटर जो है इसकी टोटल जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। 550 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको भगवान श्री कृष्ण गमन पथ के नाम से बनाया जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक चीज को साथ में और जोड़ना चाहें तो श्री राम स्तंभ, श्री राम स्तंभ। देखिए श्री राम स्तंभ में क्या है? भगवान श्री राम जो थे वो यहां से यानी अयोध्या से गए कहां पे? माता सीता की खोज करने के लिए लंका, श्रीलंका गए थे, ठीक है। तो ये जो रास्ता है यहां तक जो भारत की भूमि तक यानी रामेश्वरम, यहां पे क्या है? रामेश्वरम, यहां पे क्या है? रामेश्वरम। तो अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक की जो 2500 किलोमीटर की लंबाई है उस 2500 किलोमीटर की लंबाई को क्या कहते हैं? 2500 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो 2500 किलोमीटर की लंबाई है इसको कहते हैं श्री राम वन गमन पथ, श्री राम गमन पथ, ठीक है। अब ये जो श्री राम गमन पथ है
श्री राम गमन पथ। ठीक है, ये जो श्री राम गमन पथ है, इस श्री राम गमन पथ पे क्या लगाए जाएंगे? श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। सबसे पहला प्रस्तर जो है वो लगाया जाएगा अयोध्या के अंदर, और अयोध्या के अंदर जिस जगह लगाया जाएगा उसको कहते हैं मणि पर्वत। कहाँ पे लगाया जाएगा भाई? याद रखना है, मणि पर्वत नामक जगह पे लगाया जाएगा। अब इसको हमें क्यों याद रखना चाहिए? टोटल जो है 2500 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें एक स्तंभ लगाए जाएंगे। हमें इसलिए याद रखना है इसको क्योंकि ये जो पत्थर जो तरासे जाएंगे, जो ये स्तंभ तरासे जाएंगे, वो राजस्थान में एक जगह तरासे जाएंगे। वो कौन सी जगह है? वो राजस्थान में है पिंडवाड़ा। सिरोही जिले का स्थान कौन सा है? पिंडवाड़ा जो है वहां पे इनको तराशने का काम किया जाएगा। तो राजस्थान की दृष्टि से ये जो है वो प्रसिद्ध अपने सिलेबस के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम इसको भी देखें तो ये पूंछरी का लोटा से स्टार्ट हो रहा है, श्री कृष्ण गमन पथ। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहां से स्टार्ट होगा। पूंछरी का लोटा मंदिर जो कहां पे है? डीग में है। और खत्म कहां पे होगा? महर्षि संदीपनी आश्रम, जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो क्या की थी? अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। अब अगला है विकसित भारत संकल्प यात्रा। देखिए VBSY के नाम से जो है वो सरकार ने आते ही एक संकल्प यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, VBSY कब से स्टार्ट हुई? 17 दिसंबर से 2023 से स्टार्ट हुई और 26 जनवरी 2024 तक। सबसे पहले तो आपको तारीख याद रखनी है। ठीक है, 17 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हुई, 26 जनवरी 2024 तक हुई। इस योजना के अंदर क्या हुआ कि सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी, सरकारी योजना जो है, सरकारी योजनाओं का क्या किया गया? प्रचार प्रसार किया गया। सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। अब किसके साथ किया गया भाई? जनता के साथ किया गया कि जो सरकारी योजना है उससे पात्र व्यक्ति जो वंचित है उनको ट्रेस आउट करना, और ट्रेस आउट करने के बाद में यह सुनिश्चित करना कि उन लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसके 4 अमृत स्तंभ कहलाते हैं। 4 अमृत स्तंभ इसके कहे गए, आपको वो चारों याद रखने हैं। पहला नारी शक्ति, जिसको विशेष तौर से फोकस किया गया, वही अमृत स्तंभ है। दूसरा युवा शक्ति, किसान और गरीब परिवार। नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब परिवार। VBSY विकसित भारत संकल्प यात्रा के अमृत स्तंभ की अगर हम बात करें तो वो 4 कौन कौन से हैं? नारी शक्ति, युवा शक्ति और किसान तथा इसके साथ साथ गरीब परिवार जो है वो मेनली इसके क्या रहे हैं? अमृत स्तंभ के नाम से जाने गए। अब आपको यहाँ पे एक डेटा जो याद रखना है कि जिन सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया और लोगों को फायदा दिया गया, उनकी कुल संख्या कितनी थी? ये जो शिविर थे उसमें टोटल कितनी सरकारी योजनाओं की सूचना, सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया? याद रखना है, संख्या 18। कितनी थी? 18 थी। और इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट यह आता है कि जो 18 योजनाएं थी, इनमें से 14 योजनाओं में राजस्थान क्या रहा? प्रथम रहा भाई। राजस्थान ने टॉप किया, राजस्थान प्रथम रहा। 18 में से 14 योजनाओं में राजस्थान क्या रहा? प्रथम रहा। तो VBSY में आपको इतनी चीजें याद रखनी, इसके ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में युवाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है भर्ती परीक्षाओं में शुचिता की स्थापना। यानी भर्ती परीक्षाएं जो है उनमें पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या किया? तो भाई आते ही सबसे पहले इन्होंने क्या किया? 16 दिसंबर 2024 को SIT का गठन किया। और इस SIT का जो गठन किया, इस SIT का जो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो जिम्मा दिया गया वो किसको दिया गया? VK सिंह। और इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया।
जिसकी जानकारी आपको रोज अखबारों के माध्यम से मिल रही है। ठीक है, तो जो लोग इसलिए सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षाओं में इतने बड़े स्तर पे धांधली हो रही थी, उसके में सुचिता की स्थापना करने के लिए 16 दिसंबर, तारीख याद रखनी है, 16 दिसंबर 2024 को एसआईटी का गठन किया एडीजे वीके सिंह की अध्यक्षता में, और इन्होंने जो है वो बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया। और अगर ये देखें तो जनवरी तक 1632 परिवाद इसमें दर्ज हो चुके हैं। पेपर लीक के मामले के 1632 परिवाद जो है वो जनवरी तक इसमें दर्ज हो गए, और जनवरी से सितंबर तक सरकार ने जो है वो 96 परीक्षाएं करा दी। याद रखने वाला डेटा नहीं है, इतनी कोई जरूरत इसकी नहीं है। अगला है युवा उम्मीदों को नए अवसर, नई पहचान। अब देखिए यूथ के लिए, अब यहां से जो क्वेश्चन, अब तक तो कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे, अब यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आरएस मेंस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरएस मेंस के लिए भी आप जब मेंस लिखने जाओगे तो देखिए वहां एक कॉमन पूछा जाता है कि भाई सरकार ने किसानों के लिए क्या किया, सरकार ने जल संरक्षण के लिए क्या किया, सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया। तो वहां ये सारे फैक्ट आप लिखते हो ना तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपका जो है वो आंसर हो जाता है, और उसमें जो मार्क्स जो देने वाला होता है वो मजबूर हो जाता है मार्किंग करने के लिए। ठीक है, तो सरकार यूथ के लिए क्या करेगी, युवाओं की उम्मीदों को पंख लगाने के लिए सरकार ने क्या किया, यूथ के लिए क्या किया। तो भाई सबसे पहले 5 वर्ष में 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। हम पहले बात कर चुके हैं किसके माध्यम से दिए जाएंगे, तो हमने पहले बात की भाई निजी क्षेत्र के द्वारा 10 लाख तो हम निजी क्षेत्र से ही दिलवा देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ युवा नीति 2024 लाई जाएगी, जिसमें यूथ के लिए जो है वो अलग से अलग अलग प्रावधान किए जाएंगे। स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जाएगी। स्टेट स्किल्स पॉलिसी में जो युवा हैं उनके कौशल विकास का प्रावधान किया जाएगा। क्या प्रोविजन करेंगे, कौशल विकास का प्रोविजन करेंगे। भाई इनको जो युवा हैं जो इमर्जिंग ट्रेंड्स में कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इसके माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर, अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स। देखिए आपको ये चीज याद रखनी है, ये मोस्ट चीज है। अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स, इसमें क्या होगा, जो युवा वर्ग हैं, जो युवा हैं उनके जो इनोवेटिव आइडियाज है, युवाओं के इनोवेटिव आइडियाज हैं, युवाओं के इनोवेटिव आइडियाज को क्या दिया जाएगा, उनको अवसर प्रदान किया जाएगा। भाई जैसे कोई यूथ है, कोई युवा है, वो क्या चाहता है, कुछ स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, लेकिन किसी कारण से, जैसे कौशल की कमी है या पैसे की कमी है, किसी कारण से अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स की स्थापना की जा रही है। ये क्या है, युवाओं के आउट ऑफ आइडिया, जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको अवसर प्रदान करेगा। अब आपको याद रखना है कि ये सबसे मेन चीज ये है कि इसके अंदर जो है वो 4 स्थानों पे ये बनाए जाएंगे। अभी हमने जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में जो है ये 4 जगह पे, मतलब इन 4 स्थानों को आपको याद रखना है। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर, इन 4 स्थानों पे क्या बनाया जाएगा, अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स बनाए जाएंगे। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर। ठीक है, टोटल जो सरकार ने इसके लिए प्रोविजन किया है वो 1000 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया। 1000 करोड़ रुपए में जो है वो इनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं जो है इन 4 स्थानों पर
की जाएंगी। नेक्स्ट है ठीक है, उसके बाद में है मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, इसको हमने पढ़ लिया। 30 जून 2024 को जो है जयपुर में इसकी स्थापना की गई, जयपुर में ये हुआ। और 20,000 कितने अभ्यर्थियों को दिए गए? 20,000 अभ्यर्थियों को इसमें नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, यानी कोई जो है वो अध्ययन करना चाहता है तो उसके लिए एक नई जो है वो स्कॉलरशिप सरकार शुरू करने जा रही है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है अवियाना एविएशन एकेडमी किशनगढ़। अवियाना एविएशन एकेडमी जो है वो किशनगढ़ में स्थापित की जाएगी। ये राजस्थान का पहला फ्लाइंग स्कूल होगा, पर याद रखना है राजस्थान का प्रथम फ्लाइंग स्कूल कहां पे खोला जा रहा है? किशनगढ़ में। किशनगढ़ में खोला जा रहा है। नाम क्या रखा? अवियाना एविएशन एकेडमी। क्या नाम है? अवियाना एविएशन अकेडमी। ये सबसे मोस्ट चीज है भाई। एविएशन अकेडमी खोली जाएगी, कहां पे खोली जाएगी? तो ये किशनगढ़ में खोली जाएगी। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का पहला फ्लाइंग स्कूल है। अब से पहले राजस्थान में किसी को पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब राजस्थान में ही जो है वो इसके लिए प्रावधान जो है कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान का पहला फ्लाइंग स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? तो वो किशनगढ़ में, और उसका नाम क्या है? अवियाना एविएशन अकेडमी। ठीक है। फिर है मिशन ओलंपिक 2028। मिशन ओलंपिक 2028 भारत सरकार जो है, भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी, टॉप्स स्कीम शुरू की थी भारत सरकार ने, जिसका नाम था टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, यानी जो खिलाड़ी ओलंपिक में जाने लायक हैं उनको सुविधाएं देकर उन्हें ओलंपिक, सरकार ने जो है वो रियो और टोक्यो ओलंपिक के लिए जो है विशेष तौर से ये स्कीम शुरू की थी। और फिर पेरिस में भी ये स्कीम लागू रही। तो तीनों ओलंपिक्स में जो है ये स्कीम लागू रही। अब राजस्थान सरकार ने एक स्कीम शुरू की है, मिशन ओलंपिक 2028। फिर 2028 के जो ओलंपिक गेम्स होंगे, उन ओलंपिक गेम्स में जो राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं, तो उन राजस्थान के खिलाड़ियों को, अब यहाँ संख्या याद रखना जरूरी है। तो टोटल कितने खिलाड़ियों को? सिर्फ 50 खिलाड़ियों को, ये याद रखना है। सिर्फ 50 खिलाड़ियों को जो है वो ओलंपिक के लिए तैयार किया जाएगा। और ओलंपिक के लिए तैयार करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको किट दिए जाएंगे, कोच और विश्व स्तरीय सुविधाएं, जो सुविधाएं ओलंपिक में पदक जीतने के लिए आवश्यक है, वो सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो है तो वो मिशन ओलंपिक 2028 शुरू किया गया। टोटल कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? तो याद रखना है 50 खिलाड़ियों को जो है इसमें तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी। इन खिलाड़ियों के लिए वो कहां पे की जाएगी? तो याद रखना है ये की जाएगी अपने जयपुर में, जयपुर में की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना जो है वो जयपुर में कर दी जाएगी, जहां पे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, किट दिए जाएंगे और संपूर्ण विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएगी, जिसके माध्यम से ये क्या हो सके, ये 2028 के ओलंपिक में जो है वो पदक जीत सके। ठीक है।
अब एक बार अटल इनोवेशन स्टूडियो वापस आ गया, अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स, हम इसको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो हमने बात करी कि 4 जगह पर स्थापित किया जा रहा है। 4 जगह कौन कौन सी? जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर। जगह का नाम याद रखें, मोस्ट चीज है और जगह ही पूछी जाएगी अगर परीक्षा में पूछी जाती है तो, ठीक है। युवाओं के जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज यानी इनोवेटिव आइडियाज जो है युवाओं के, उनको अवसर प्रदान करने के लिए ये किया जाएगा। टोटल इसके अंदर जो है वो 1000 करोड़ का फंड है। साथ साथ सॉफ्टवेयर, कोडिंग, रोबोटिक्स, फैब लैब, इमर्जिंग ट्रेंड्स की जो ट्रेनिंग है, इमर्जिंग ट्रेंड्स से संबंधित जो विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं वो यूथ को दी जाएंगी ताकि वो अपने आउट ऑफ बॉक्सेस आइडिया को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके। और आपको मेन जो याद रखनी है वो क्या रखनी है? जगह, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। अब देखिए यूथ का हो गया। अब अगला टॉपिक है अपना किसान। संबल समान खुशहाल किसान। तो सबसे पहले हमने बात कर ली भाई गेहूं के कितने रुपए बढ़ाए? 125 रुपए की एमएसपी बढ़ाई। परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेंस में अगर आप इस टाइप की चीजें लिखते हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला वो ये देखता है कि इस बंदे ने बड़ा डीपली अध्ययन किया है। याद रखना 125 रुपए बढ़ाए। तो सबसे पहले गेहूं की एमएसपी पर बोनस 125 बढ़ा के अब 2400 रुपए हो गए भाई, ठीक है। उसके बाद में पीएम किसान सम्मान निधि हमने बात कर ली। पीएम किसान सम्मान निधि की, तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6000 रुपए मिलते हैं। और कितनी किस्तों में मिलते हैं? तो 3 किस्तों में मिलते हैं। अब राजस्थान सरकार ने क्या किया? राजस्थान सरकार ने इसको बढ़ा दिया और इस 6000 को बढ़ा के कर दिया कितना? 8000। भाई घोषणा 12 की थी लेकिन कितने रुपए कर दिए? अभी 8000 रुपए कर दिए, ये याद रखना है। उसके बाद में पीएम किसान समृद्धि केंद्र 9000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र खोले जाएंगे। टोटल संख्या याद रखें, पीएम किसान समृद्धि केंद्र कितने खोले जाएंगे? 9000 खोले जाएंगे। अब ये 9000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र पे क्या होगा? यहाँ पे जो किसान है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार परामर्श ले सकते हैं। और ये एक तरह से ये जो केंद्र होंगे, ये केंद्र अपने आप में एक कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में होंगे, जहां से वो कृषि उपकरणों को किराए पर भी ले सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में ये कार्य करेंगे, तो वो भी इसमें ये मोस्ट हो जाता है। टोटल 9000 खोले जाएंगे। तो ये तो हो गया फसल के लिए। अब किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान में क्या है? भाई यहाँ पानी कम है, तो राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पानी। तो पानी के लिए सरकार ने जो है वो 3 स्कीमें लागू की है। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पीकेसी ईआरसीपी सबसे मेन स्कीम है, जो हम आगे इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ यमुना का पानी, शेखावाटी में काफी समय से यमुना के पानी की डिमांड थी, सरकार ने इसके लिए एमओयू कर दिया, तो ये पानी आ जाएगा। उसके बाद में देवास 3 और 4, उदयपुर जिले के लिए देवास 3 और 4 जो है ना, ये तो पूर्वी राजस्थान के लिए आ गई, ठीक है। ये आ गया आपका यमुना का पानी, शेखावाटी को दिला देंगे। और देवास 3 और 4 आ गया किसके लिए? उदयपुर के लिए। ये याद रखना है शॉर्ट में कि पूर्वी राजस्थान के लिए तो पीकेसी ईआरसीपी तो पूर्वी राजस्थान के लिए हो जाएगी। यमुना का पानी शेखावाटी के लिए हो जाएगा। और उदयपुर के लिए स्कीम चालू की गई देवास 3rd और 4th। आकोदड़ा बांध के नाम से 2 और 1 पहले स्टार्ट थी, अब 3rd और 4th चालू गई। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना को देखते हैं। तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में क्या होगा कि सरकार किसानों के लिए एक योजना चलाती है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। एक योजना चलती है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अभी इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना में क्या होता है? फसलों पर ऋण मिलता है। फसलों पे क्या मिलता है? ऋण मिलता है। लेकिन फसल क्षेत्र जो है अपने जो कृषि क्षेत्र है उसकी का ही एक पार्ट है, कौन सा?
पशुपालन, तो पशुपालन के लिए भी सरकार जो है वो क्या देगी, ऋण देगी इस योजना के तहत। पशुपालन हेतु ऋण, पशुपालन के लिए सरकार जो है वो क्या प्रदान करेगी, ऋण प्रदान करेगी। किस योजना में करेगी, तो उस योजना का नाम है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। पशुपालन के लिए ऋण देने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है। अब इस योजना में क्या होगा, देखो इस योजना में आपको याद रखना है कि सरकार जो है, ये डेटा याद रखें, 5 लाख किसानों को 1 लाख तक का क्या देगी, ऋण प्रदान करेगी। ठीक है, जिस तरह से केसीसी में किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किस पे दिया जाता है लोन, ये लोन दिया जाता है कृषि पर, इसी तरह से पशुपालन पर भी ऋण प्रदान किया जाएगा। और कितना किया जाएगा, 1 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो लोन पशुपालन पे केसीसी की तर्ज पे दिया जाएगा। और सरकार का टारगेट कितना है, 5 लाख किसानों को जो है वो ऋण प्रदान करना। तो ये गई थी अपनी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। अगली है कस्टम हायरिंग केंद्र। मैंने अभी अपनी बात की कि 9000 कृषि जो है वो किसान समृद्धि केंद्र बनाएगी। तो ये किसान समृद्धि केंद्र होंगे वो एक तरह से कस्टम हायरिंग सेंटर भी होंगे। यहाँ से जो किसान है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार जो कृषि उपकरण है वो क्या कर सकेंगे, किराए पे ले सकेंगे। ठीक है, अभी महिलाओं के लिए है लखपति दीदी। यह भी, ये अब तक तो हम किसानों की बात कर रहे हैं, अब बात आ गई भाई महिला सशक्तिकरण की बात। महिला सशक्तिकरण में क्या करेगी सरकार, सबसे पहले लखपति दीदी सम्मेलन जो है वो किया गया, आपको याद रखना है। कहाँ आयोजन किया गया, जैसलमेर में। अब लखपति दीदी योजना क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, SHG के माध्यम से महिलाओं को जो है वो आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाएगा। किसको, महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाया जाएगा। किसके तहत, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी ग्रुप बनाकर उनको ऋण देकर और आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाया जाएगा। और उनको किस रूप में परिवर्तित किया जाएगा, लखपति बनाया जाएगा। तो लखपति दीदी योजना होगी। सरकार ने ये सम्मेलन का रखा जैसलमेर में, जगह का नाम याद रखना है, मेन पूछी जाने वाली चीज यही है। इसके साथ साथ जो लक्ष्य है वो कितना है, 11.24 लाख। 11.24 लाख ये राजस्थान का लक्ष्य है। ये किसका लक्ष्य है, राजस्थान का लक्ष्य है। राजस्थान का लक्ष्य है 11.24 लाख। अब महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना, इसके साथ साथ सरकार ने एक योजना शुरू की है महिला सशक्तिकरण। देखो हमने पहले बात की, KCC की बात करी, फिर उसके बाद में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना GCC की बात करी। तो KCC और GCC तो किसके लिए हो गई, किसानों के लिए हो गई। अब महिलाओं के लिए आया महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना में क्या होगा कि स्वयं सहायता समूह है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG की जो महिलाएं हैं उनको न्यूनतम दर पर 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। भाई ब्याज मुक्त नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम दर पे ही होगा। ठीक है, मिनिमम प्राइस पे, मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट है उस पे 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो 3 चीजें याद रखनी है। पहला, लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो लखपति दीदी सम्मेलन हुआ भाई जैसलमेर में। दूसरा, टारगेट कितना है राजस्थान का, 11.24 लाख। और तीसरा, महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना। महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना में क्या होगा कि 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा और वो न्यूनतम दर पे दिया जाएगा, मिनिमम प्राइस पे। दर अभी निर्धारित नहीं की गई है। अगला है महिला सशक्तिकरण में कि सरकार ने देखिए पूरा, मतलब पूरा आपके सरकार ने जो क्या क्या किया है किस वर्ग के लिए, वो सारी चीजें इसमें आ रही है। मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मान लो आप। तो महिला डेस्क जो है ना 174 पुलिस थानों में, 174 जो पुलिस स्टेशन है वहां पे सरकार के द्वारा महिला डेस्क स्थापित कर दी गई है। इसके साथ साथ लखपति दीदी सम्मेलन में भी टारगेट जो है ना उसको बढ़ा के कितना कर दिया, अभी हमने 11.24 लाख पढ़ा था, अभी सरकार ने क्या कर दिया इसको
15 लाख का कर दिया, ठीक है। अब 15 लाख राजस्थान में टोटल कितना बढ़ा दिया गया, 15 लाख कर दिया गया। इसके बाद अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, देखिए पिछली बार भी ये स्कीम आई थी। आरएस प्री में जो है ना, इसका क्वेश्चन आया था सीधा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब सबसे पहले चीज आपको देखनी है भाई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नाम है, पीएम का नाम है, तो ये क्या की योजना है, केंद्र की योजना है, केंद्र की योजना है। और मातृ वंदना का नाम है तो माता से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसमें माँ के लिए सहूलियत हो, माँ को जो है वो कुछ मिल रहा हो। तो इस योजना में क्या होता है कि केंद्र के द्वारा प्रथम प्रसव पर, जो पहला प्रसव है उस प्रथम प्रसव पर जो है वो क्या दिए जाते हैं, 5,000 रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं, 5,000 रुपए दिए जाते हैं। अब ये 5,000 रुपए जो दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, केंद्र के द्वारा दिए जाते हैं। राजस्थान ने इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, ये जो 5,000 की राशि थी उसको बढ़ा दिया, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। कि अगर महिला राजस्थान में जो महिला है उसको कि इस राशि को बढ़ा के कितना कर दिया, 6500 रुपए कर दिया। कितना कर दिया, 6500। भाई 6,500 रुपए दिए जाएंगे, दूसरी जगह 5,000 दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत, लेकिन राजस्थान में कितने दिए जाएंगे, 6,500 रुपए दिए जाएंगे। और अगर महिला दिव्यांग है तो फिर ये राशि बढ़ के हो गई 8,000, ठीक है। दिव्यांग है तो राशि कितनी दी जाएगी, 8,000, कुछ जगह पर इसको 10,000 भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो दिव्यांग है तो 8,000 दे जाएंगे, और अगर नॉर्मल है तो 6,500 दे जाएंगे। ये सिर्फ राजस्थान के लिए है। केंद्र के द्वारा कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आरक्षण। तो आरक्षण आपको पता है कि अध्यापक का जो L1 है, लेवल 1 है, उसके अंदर जो है वो आरक्षण दिया गया कितना, 50%। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 50% आरक्षण सिर्फ L1 में है, ये ध्यान रखने वाली बात है। L2, लेवल 2, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उनमें जो है वो आरक्षण 50% नहीं है, सिर्फ L1 में है, ठीक है। और पुलिस में जो है वो 33% कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 33%। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना एक पूरी चीज कि भाई महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया। तो हम कह सकते हैं कि लखपति दीदी सम्मेलन हो गया, महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना हो गई, इसके साथ साथ पुलिस स्टेशन पे जो है उनमें महिला डेस्क भी स्थापित की गई है। उसके साथ साथ पीएम मातृत्व वंदना योजना के तहत जो है वो दूसरों की अपेक्षा 6,500 और 8,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। तो ये टोटल जो हो गया महिला सशक्तिकरण के लिए हो गया। मेंस की दृष्टि से ये बहुत काम आने वाली चीज है, हालांकि प्री में भी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगला है, राजस्थान में सबसे अच्छी चीज है वो क्या है, एनर्जी, ऊर्जा में सिरमौर सरप्लस की और, यानी राजस्थान जो है वो एनर्जी में यानी नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसके अंदर 1 नंबर पे आने है। और आगे राजस्थान में इसके लिए सरकार ने क्या किया उस पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले है भाई वही मैंने कहा सेक्टर वाइज चीज चल रही है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को डिटेल में देखते हैं थोड़ा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब ये देखिए सबसे पहले तो स्टार्ट की अगर हम इसकी बात करें तो 22 जनवरी को जो है ना इसका प्रारंभ कर दिया गया है, 22 जनवरी को इसकी शुरुआत कर दी गई है।
ये उसी दिन की गई है जिस दिन राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसी दिन इसकी शुरुआत की गई है। अब इस योजना में सरकार का लक्ष्य क्या है? सरकार का लक्ष्य है कि 300 यूनिट बिजली प्रति परिवार तो 300 यूनिट बिजली जो है ना प्रत्येक परिवार को इसके तहत मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी। अब इस योजना में क्या होगा कि 3 प्रकार के सोलर सेट लगाए जाएंगे, 3 प्रकार के लगाए जाएंगे, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट और 3 मेगावाट। ठीक है, तो 1 मेगावाट का यदि कोई सोलर प्लांट अपने घर पे लगाता है तो उसको 30,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान वाला याद रखना, इसमें अनुदान पूछे जाने की संभावना सबसे मोस्ट स्कीम भी यह है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 2 मेगावाट का लगाता है तो फिर उसको जो है 60,000 रुपए का दिया जाएगा अनुदान। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति जो है तो वो लगाता है आपके 3 मेगावाट का, तो उसके लिए फिर 78,000 का अधिकतम अनुदान जो है वो देने का प्रावधान है। तो 2 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हाईएस्ट अनुदान जो है, अधिकतम अनुदान है, वो कितना दिया जाएगा। तो ये हाईएस्ट अनुदान यहाँ पे ये दिया जाएगा 78,000 का। अगर 3 ही मेगावाट या उससे ज्यादा भी लगाता है तो भी 78,000 का ही अनुदान दिया जाएगा इसमें। ठीक है, उसके साथ साथ सरकार जो है वो क्या बनाएगी, मॉडल या आदर्श सौर गांव, आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे। अब ये जो टोटल आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे इनकी संख्या कितनी होगी, तो उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो 800 बनाए जाएंगे। टोटल कितने बनाए जाएंगे, 800 ग्राम बनाए जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक में 1 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होंगे। प्रत्येक गांव के लिए सरकार ने 1 करोड़ रुपए का निर्धारण किया। टोटल 800 ग्राम। याद रखना है कि आदर्श सौर विलेज जो है वो कितने बनाए जाएंगे, 800 बनाए जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि ये जो सोलर विलेज होंगे इसमें एक एकीकृत मतलब एक पूरा सेटअप लगेगा जिसमें से सभी गांव में विद्युत जो है वो ट्रांसफर की जाएगी, विद्युत भेजी जाएगी। उसके बाद में देखो आपको याद रखने वाली एक चीज है, आदर्श सौर गांव की हमने बात कर ली, टोटल 800 बनने वाले हैं। ठीक है, अब 4 सोलर प्रोजेक्ट राजस्थान में बनाए जा रहे हैं। राजस्थान में 4 सोलर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, चारों के नाम आपको याद रखने हैं। ये कहाँ बनाए जाएंगे, बीकानेर और दूसरा बनेगा फलोदी। तो बीकानेर में बनेंगे 3, पहला सूरासर जो पुंगल तहसील में 1000 मेगावाट का होगा। ठीक है, दूसरा बनावता वाला जो पुगल में है वो 1000 मेगावाट का होगा, और तीसरा सरदारपुरा जो छत्तीसगढ़ में है। तो आपको पुगल और छत्तीसगढ़, पुंगल और छत्तीसगढ़ दोनों में जो है ना ये तहसीलें हैं, इनमें जो है वो 2 सरकार के द्वारा क्या लगाया जाएगा, सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिनकी जो क्षमता है वो क्या होगी, 1000 प्लस 450, यानी कितनी होगी, 2450 होगी। कितनी होगी, 2450 मेगावाट के प्लांट इसमें लगाए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि 500 मेगावाट का एक प्लांट जो है वो कहाँ लगाया जाएगा,
फलोदी में भी, नवीन जिले फलोदी में भी 450 मेगावाट का एक प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि नवीन सोलर ऊर्जा संयंत्र जो है प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है, बीकानेर और फलोदी में। बीकानेर की 2 तहसीलें पूगल और छतरगढ़। अगर आप गांव याद रख सकते हैं तो पूगल के गांव 2 हैं, सूरासर और बढ़ावतावाल, और सरदारपुरा जो है वो किसका है, छतरगढ़ का है। तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि भाई सौर ऊर्जा के लिए सरकार ने क्या किया, एक तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कर दी, एक आदर्श सौर ग्राम हो गए, और तीसरी चीज हो गई कि 4 सोलर प्लांट जो है वो सरकार के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। अब उसके बाद में सरकार ने क्या किया, और हुडको के बीच में एक एमओयू किया गया। सरकार और हुडको जो एक एजेंसी है उसके बीच में एमओयू किया गया। किस चीज के लिए किया गया भाई, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो है वो बुनियादी संरचना, आधारभूत संरचना की स्थापना करने के लिए किया गया। ये 1 लाख करोड़ रुपए का एमओयू है, आपको याद रखना है 1 लाख करोड़ का एमओयू है। और इस 1 लाख करोड़ में क्या होगा कि 5 वर्षों में पानी, सिंचाई और बिजली के बुनियादी ढांचा निर्माण हेतु 20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष देगा। कौन देगा, हुडको देगा। किस चीज के लिए देगा, पानी, सिंचाई और बिजली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हुडको के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, और टोटल 5 साल की ये स्कीम है। तो टोटल 5 साल में देगा कितने, 1 लाख करोड़ रुपए हुडको देगा। राजस्थान सरकार और हुडको के बीच में इसको लेकर क्या हो गया, ये एमओयू है, ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हुडको के बीच में, ठीक है। और 1 लाख करोड़ 5 साल में देगा। तो प्रति वर्ष कितने हो गए, प्रति वर्ष हो गए भाई 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ रुपए हर साल जो है वो हुडको अवेलेबल कराएगा। किस चीज के लिए, पानी, सिंचाई और बिजली की बुनियादी सुविधाओं की बुनियादी आधारभूत संरचना डेवलप करने के लिए। अब देखिए सौर ऊर्जा में राजस्थान को 2 अवार्ड मिले हैं। ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये कहां पे हुआ भाई, गुजरात में। गुजरात में एक समिट हुई थी, उस समिट के अंदर जो है ना वो राजस्थान को सौर ऊर्जा की दृष्टि से टॉप स्टेट के रूप में ही आया। तो राजस्थान को एक अवार्ड मिला। राजस्थान इज ओवरऑल सोलर पावर कैपेसिटी, ओवरऑल सोलर पावर कैपेसिटी में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे रहा है। और जबकि ओवरऑल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में जो है वो राजस्थान सेकंड नंबर पे रहा। ये ध्यान रखना। राजस्थान को गुजरात में जो री इन्वेंटिंग समिट जिसको बोलते हैं, री इन्वेंटिंग समिट, री इन्वेंटिंग समिट हुई। इस री इन्वेंटिंग समिट में 2 अवार्ड मिले हैं। पहला हुआ ओवरऑल सोलर पावर कैपेसिटी में, यानी सौर ऊर्जा की जो कैपेसिटी है उसमें राजस्थान 1 नंबर पे रहा है, पहला अवार्ड मिला है। और इसके साथ साथ ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी, जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको कंप्लीट, जिसमें पवन है, बायोमास है और सोलर तीनों आ गए, उसके अंदर राजस्थान को सेकंड रैंक मिली है। 2 अवार्ड राजस्थान को ऊर्जा के सेक्टर में प्राप्त हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो है वो राजस्थान को ये 2 अवार्ड मिले हैं। उसके बाद में 25 लाख किसानों को, आप देखो जैसे जिसके हम पीछे छोड़ के आए थे ना कि भाई ईआरसीपी की हम बात कर रहे थे, तो वो ईआरसीपी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं पीकेसी ईआरसीपी, पीकेसी ईआरसीपी। सबसे मेन चीज है, ये मान के चलिए कि नवीन सरकार के द्वारा जो सबसे अच्छा अगर कोई स्टेप लिया गया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई करंट अफेयर्स में है तो ये प्री में भी जरूर आएगा। आरएस प्री की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ आप मान के चले कि मेंस के लिए भी ये 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ईआरसीपी जो था ना 2018, आरएस मेंस 2018 जो था ना, इसमें ईआरसीपी पे जैसे हुई थी, ईआरसीपी पे 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया था सीधा, ठीक है। और 21 के अंदर भी जो है ना ये 5 नंबर में आ गया था ईआरसीपी। तो जब ईआरसीपी आ सकता है ना,
तो पीकेसी ईआरसीपी तो पक्का ही आएगा, क्योंकि नवीन सरकार की सबसे महत्वपूर्ण स्कीम ये है। तो और पिछली जो ईआरसीपी थी उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, तो प्री में भी आना बहुत ही ये कह सकते हैं कि लाजमी जरूर ही आ सकता है। तो आपको इसको विशेष तौर से पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं पीकेसी ईआरसीपी की। तो उससे पहले पानी, सबसे पहली चीज देखिए, 25 लाख किसान, ये जो डेटा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 लाख किसानों को सिंचाई का जल मिलेगा, और राजस्थान की जो 40% आबादी है उसको क्या मिलेगा, पेयजल मिलेगा। सबसे मेन चीज तो हमें यह ध्यान रखना है, किससे मिलेगा, पीकेसी ईआरसीपी से मिलेगा। 25 लाख किसान क्या मिलेगा उनको, सिंचाई का पानी, और 40% सबसे जो आबादी है उसको मिल जाएगा क्या, पेयजल की व्यवस्था, ठीक है। आगामी 5 दशक तक ये व्यवस्था होगी। तो शुरुआत करते हैं संशोधित पीकेसी ईआरसीपी योजना की। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये योजना जो है वो राजस्थान के 21 जिलों की 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के 25 लाख किसानों को पानी उपलब्ध कराएगी। तो किसानों के हिसाब से हम सबसे पहले रह रहे हैं कि राजस्थान के पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि कितने जिलों को लाभान्वित करेगी। तो पुरानी जो स्कीम थी ना ईआरसीपी, वो सिर्फ 13 जिलों को लाभान्वित कर रही थी। कितने जिले आ रहे थे उसमें, 13 जिले। अब देखेंगे कौन कौन से जिले हैं। तो उसमें 13 जिले आ रहे थे, लेकिन इसमें कितने जिले होंगे, 21 जिले होंगे। पहला क्वेश्चन यही से बनता है, ठीक है। और राजस्थान की कितने लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित होगी, तो 2.80 लाख हेक्टेयर भूमि जो है इससे सिंचित की जाएगी। 25 लाख किसान लाभान्वित होंगे। 21, 2.80 और 25 लाख, 3 डेटा तो हमें याद रखने ही है, ठीक है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमने पहले भी हमने पीछे बात की कि राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की ज्वाइंट स्कीम है, ठीक है। ये भी याद रखना है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की ज्वाइंट स्कीम है। तो मध्य प्रदेश के 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे। 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो इससे क्या होगा, सिंचित होगा। टोटल अगर हम देखें तो 5.80 लाख। राजस्थान का तो कितना है, 2.80, और अपना मध्य प्रदेश का कितना है, 3 लाख हेक्टर, ठीक है। तो 2.80 और 3 लाख टोटल हो गया 5.80 लाख। अब आगे क्या फैक्ट है कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो 21 जिलों की 40% आबादी को पेयजल मिलेगा। हम बात कर चुके हैं, टोटल 21 जिलों की 40% आबादी को पेयजल मिल जाएगा। अब ये जिले कौन कौन से, देखिए इनको कैसे याद रखेंगे हम, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, चारों हाड़ौती के जिले हैं। हाड़ौती याद रख लो। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ याद रख लो। अब इनसे नए जिले बने डी, खेरथल, तिजारा, ठीक है। तो ये याद रह जाएंगे भाई। अब इसमें हमें याद रखना है कि एक तो कौन सा क्षेत्र आ गया, हाड़ौती प्लस मत्स्य क्षेत्र आ गए। जैसे 2 क्षेत्र आए, 2 क्षेत्र आते ही ये क्या हो गया अपना 8 और 10 जिले अपने को याद हो गए। उसके बाद में टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर और जयपुर ग्रामीण जो नए बने वो आ गए। उसके बाद में दूदू, ब्यावर, अजमेर और केकड़ी। तो टोटल जो है वो 21 जिले जो है इससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। अभी 21 जिले कौन कौन से हैं इनको हम थोड़ा देखते हैं। अब देखो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जो है वो इससे लाभान्वित होने वाला है। आप यहां से शुरू हो जाइए। ये जो पूरा क्षेत्र है जिसको हमने हाईलाइट किया है,
ये पूरा क्षेत्र जो है वो किससे, पीकेसी ईआरसीपी योजना से लाभान्वित होगा। पीकेसी भाई जो राजस्थान, जो पूर्वी राजस्थान नहर थी उसी से ये का ये पार्ट है, तो उससे ये जो पूरा क्षेत्र है जिसको हमने हाईलाइट किया, ये पूरा क्षेत्र उससे लाभान्वित होगा। टोटल 21 जिले इसके अंदर आएंगे, टोटल 21 जिले इसके अंदर आएंगे। तो जो पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है, लगभग 40% आबादी, 40% आबादी को क्या मिलेगा इसमें, पेयजल मिलेगा भाई। 40% आबादी को पेयजल मिलेगा। 25 लाख किसानों को क्या मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा। क्षेत्रफल, ये तीन फैक्ट याद रखें। तो ये 25 जिले, जो 21 जिले, सॉरी कौन कौन से हो गए, ये 21 जिले हो गए जिनको क्या मिलने वाला है, पीकेसी ईआरसीपी का पेयजल या सिंचाई का जल इनको मिलने वाला है। 40% जो है वो आबादी को पेयजल मिल जाएगा। 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है, 25 लाख किसानों को सिंचाई का जल मिल जाएगा, और 2.80 लाख हेक्टेयर में जो है वो इसमें सिंचाई की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमें अच्छी तरह से याद रखनी है कि कौन कौन से जिले जो है वो इसके अंतर्गत आने वाले हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम मध्य प्रदेश में भी देखें तो मध्य प्रदेश वाले भी याद कर ले भाई। मध्य प्रदेश में इसमें क्या बनेगा, मध्य प्रदेश में इसके द्वारा पार्वती नदी पर कुंभराज बांध बनाया जाएगा। कुनो और उसकी सहायक जो नदियां हैं उसमें ऐसा मैरस बांध बनाया जाएगा। लखनदर नदी पे लखनदर बैराज बनाया जाएगा, और इसके साथ साथ 7 अन्य योजनाएं भी इसमें बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश का याद रखना इतना जरूरी नहीं है, राजस्थान का रख लोगे वो भी काफी है। अब ये सबसे मोस्ट चीज है भाई, पीकेसी ईआरसीपी जो परियोजना हम जिसकी बात कर रहे हैं, पीकेसी ईआरसीपी, इस पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के अंदर क्या क्या बनाया जाएगा। तो बांध तो कितने बनेंगे, तो एक ही बांध इसमें बनेगा। आपको याद रखना है डूंगरी बांध, डूंगरी बांध बनेगा बनास नदी पे सवाई माधोपुर में, एक ही बांध, नवीन बांध का निर्माण। तो पानी देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है अपना जल संग्रहण, एक होता है जल संग्रहण, और एक होता है अपवर्तन। एक जल संग्रहण होता है, एक अपवर्तन होता है। जल संग्रहण के लिए बनाया जाता है बांध, और इसके अंदर जो है वो बांध बनेगा, वो कौन सा बनेगा, डूंगरी बांध बनेगा। ये डूंगरी बांध कहाँ बनेगा भाई, तो बनास नदी के ऊपर बनेगा, और बनास नदी पे कहाँ पे बनेगा, सवाई माधोपुर में बनेगा। तो एक चीज तो ये होगी। अब अपवर्तन का मतलब क्या होता है कि पानी आ रहा है तो उसको डाइवर्ट करते दूसरी साइड में, दूसरी नदी में भेजते हैं। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, उसके लिए बनाया जाता है बैराज। क्या बनाया जाता है, इसके लिए बैराज बनाया जाता है। तो बैराज कहाँ पे बनेंगे, कितने बैराज बनेंगे, ये मोस्ट है। आपको याद रखना है कि इस पे कौन कौन से बैराज बनेंगे। टोटल 5 बैराज इस पे बनाए जाएंगे। 5 बैराजों के नाम किस किस नदी पे बनेंगे और कहाँ कहाँ बनेंगे, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले रामगढ़ बैराज कूल नदी पे बनेगा, किशनगंज 12 में। रामगढ़ बैराज कूल नदी पे, किशनगंज 12 में। महलपुर बैराज पार्वती नदी पे, मांगरोल 12 में। तो 12 के अंदर 2 बन गए, आपको याद रखना है। 12 में 2 बनेंगे, एक रामगढ़ और दूसरा महलपुर। पहला बनेगा कूल पे और दूसरा बनेगा पार्वती पे। फिर उसके बाद में सबसे मोस्ट है नवनेरा बैराज, काली सिंध नदी पे बनेगा, दिगोद कोटा में। नवनेरा बैराज, ये जो बैराज होगा वो इस स्कीम का सबसे बड़ा बैराज है। इस स्कीम का सबसे बड़ा बैराज जो है वो कौन सा होगा, नवनेरा बैराज होगा, जो कहां पे बनेगा, कोटा में। तो 2 तो 12 में बन गए, कूल और रामगढ़ और महलपुर जो कूल और पार्वती पे बनेंगे। और एक हो गया नवनेरा बैराज जो कहां पे हो गया, दिगोद कोटा में हो गया। उसके बाद में मेज बैराज बनेगा जो मेज नदी पे, और वो कहां बनेगा, बूंदी में, इंदरगढ़ बूंदी में बनेगा, इंदरगढ़ में बनेगा। उसके बाद में राठौड़ बैराज जो है वो बनास में बनेगा, चौथ का बरवाड़ा को, ये कहां पे पड़ता है, सवाई माधोपुर।
ठीक है, एक जोत का परवाड़ा सवाई माधोपुर में बन जाएगा। इसके साथ साथ इसरदा और 26 बांधों को जोड़ा जाएगा, यानी अलग अलग डाइवर्जन बना के ये बैराज बना के 26 जो बांध है उनको जोड़ा जाएगा। लेकिन नवीन बांध अगर पूछने जाए तो नवीन बांध एक ही बनेगा, कौन सा? डूंगरी बांध, ये याद रखना है। 26 बांधों को इसमें जोड़ा जाएगा। पहले जब ये स्कीम चालू की गई थी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के नाम से, तो उस टाइम पर इसकी जो अनुमानित लागत थी वो 37,250 करोड़ रुपए थी, और अब इसकी लागत हो गई 45,000 करोड़ रुपए, ये आपको याद रखने हैं। तो एक तो लागत में चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ? ईआरसीपी और इसमें ईआरसीपी में दो चेंज हुए। ईआरसीपी और पीकेसी ईआरसीपी दोनों में दो परिवर्तन हुए। इसके अंदर जो है वो 13 जिले थे। कितने जिले थे? 13 जिले लाभान्वित हो रहे थे, और इसमें जो है वो 21 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। कितने जिले लाभान्वित हो रहे हैं भाई? इसमें 21 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें 13 थे, इसमें 21 थे। इसकी जो खर्चा था, इसका जो टोटल था वो था 37,250 करोड़। 37,250 करोड़ था। और इसका जो खर्चा है अपने क्या बोलते हैं पीकेसी का, वो है 45,000 करोड़। तो ये दो चेंज जो है, दो मेजर चेंज दोनों में है। ये 37,250 करोड़ की थी और ये 45,000 करोड़ की योजना थी। एक बार हम इसको देखते हैं। देखो, आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि जो इसके बैराज हैं वो बैराज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो बैराज बन रहे हैं वो बैराज के बारे में पूछा जाने की संभावना ज्यादा है। तो उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि दो बैराज कहाँ पे बन रहे हैं? 12 में। 12 में दो बन रहे हैं। एक बन रहा है रामगढ़, और दूसरा जो बैराज बन रहा है उसका नाम है महलपुर बैराज। एक रामगढ़ बन रहा है और दूसरा बन रहा है महलपुर। इसके साथ साथ कोटा में जो बैराज बन रहा है उसका नाम है नवनेरा। ठीक है। इसके अलावा बूंदी में बनेगा, उस बूंदी वाले का नाम है मेज बैराज, जो इंद्रगढ़ में बन रहा है। ठीक है। और इसके अलावा एक बन रहा है आपके सवाई माधोपुर में जो बैराज बन, जिसको कहते हैं राठौड़ बैराज। ये जगह का नाम है चौथ का बरवाड़ा। ठीक है। तो ये याद रखना है कि इसमें टोटल 1 2 3 4 और 5 टोटल बैराज जो है वो कितने बन रहे हैं? 5 बैराज इसमें बन रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि 5 बैराज के साथ साथ बांध कितने बन रहे हैं, तो एक ही बांध इसमें बन रहा है, सवाई माधोपुर में बन रहा है। डूंगरी बांध बन रहा है, वो कहां पे बन रहा है? सवाई माधोपुर में बन रहा है डूंगरी बांध। ठीक है। तो एक ही बांध बनेगा और 5 बनेंगे इसमें क्या? बैराज बनेंगे। इसके साथ साथ 26 जो बांध है ना, 26 बांधों का क्या किया जाएगा? रख रखाव व मरम्मत। ठीक है। आपको ये जरूर याद रखना है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इसमें कौन से बांध जो है वो बनने वाले हैं। चलो कोई नहीं, ये हो गया अपना। नेक्स्ट में हम चलते हैं।
अब अगला है राजस्थान में यमुना का पानी। हमने तीन चीजों की बात की थी, पहला पीकेसी एआरसीपी, दूसरा है राजस्थान में यमुना का पानी। यमुना नदी के पानी के बारे में अगर हम बात करें तो ये किस क्षेत्र के लिए स्पेशल है? शेखावाटी क्षेत्र के लिए। और शेखावाटी क्षेत्र के 4 जिले, नवीनतम जिले से 4 जिले जो है वो इसके अंदर शामिल होंगे। अब भाई वो 4 जिले कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है सीकर, चूरू, झुंझुनू और चौथा है नीम का थाना। अब बहुत सी जगह 3 ही जिलों के नाम आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि नीम का थाना सीकर में से बना है ना, तो इसके सीकर के साथ ही इसको जोड़ दिया जाता है। तो अगर 4 जिले ऑप्शन में है तो अपना फिर आंसर सही 4 जिले ही होगा। अब देखते हैं कि सीकर, चूरू, झुंझुनू लिखा है ना, तो ये कहां से होगा? नीम का थाना सीकर का ही पार्ट है, तो यहाँ भी जो है इसका पानी आएगा, तो ये भी इसके अंदर काउंट होगा। 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है हमें यमुना का मिला है। अपने को 1994 में जो समझौता हुआ था, यमुना जल जो समझौता हुआ, उसके तहत राजस्थान के हिस्से में टोटल जो पानी, राजस्थान के हिस्से में कितना पानी आया? 577 मिलियन एमसीएफ। 577 मिलियन क्यूबिक फीट पानी आया। अब ये 577 मिलियन क्यूबिक फीट जो पानी आया ना, वो किसको दिया जाएगा? शेखावाटी को दिया जाएगा। और इसके लिए जो है वो हरियाणा प्लस राजस्थान के बीच में क्या हो गया है? एमओयू हो गया है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि भाई ये पानी जब आएगा तो स्टार्ट कहां से होगा? आपको रखना ताजेवाला हेड। हरियाणा के अंदर जो ये जो पानी आएगा राजस्थान में, सॉरी, वो कहां से स्टार्ट होगा? ताजेवाला हेड से स्टार्ट होगा और सीधा चूरू में आएगा। सबसे पहले यहाँ से कहाँ आएगा? चूरू में आएगा, और चूरू में आके वहां से फिर अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा। जैसे ये चूरू है, ठीक है, तो यहाँ से जिस जगह से पानी स्टार्ट होगा, जिस जगह से राजस्थान को पानी मिलेगा, उस जगह का नाम है ताजेवाला हेड। आपको ये याद रखना है, इस ताजेवाला हेड से पानी सीधा आएगा यहाँ पे, जिसे हांसियावास या हांसिया सर भी जो बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ तक पानी आएगा सीधा, यहाँ तक ये जो बनेगा ये प्रथम चरण में बनेगा। ये कब बनेगा? प्रथम चरण में बनेगा। और फिर यहां से अलग अलग 4 लाइनों के द्वारा, यहां से अलग अलग 4 लाइनों के द्वारा जो है तो वो सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना जो है उसके अंदर पानी को अलग अलग प्रवाहित किया जाएगा। टोटल पानी आपको याद रखना है 577 मिलियन क्यूबिक फीट एमसीएफ। 577 एमसीएफ पानी जो है वो राजस्थान के हिस्से में आया यमुना का। और इसके लिए राजस्थान प्लस हरियाणा प्लस केंद्र सरकार, इनके बीच में जो है वो क्या हुआ है? एमओयू हुआ है, जिसके तहत राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र को जो है वो ये पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। अगली भाई देवास बांध परियोजना। देवास बांध परियोजना में इतना ही पूछा जाएगा आपसे, सीधा सिंपल सटीक, कि भाई ये कहाँ के लिए है? तो उदयपुर के लिए है। और उदयपुर की जो झीलें हैं, उदयपुर की झीलों को भरने के लिए 1690 करोड़ रुपए की ये स्कीम है। 1690 करोड़ की स्कीम है, ठीक है। इस स्कीम के अंदर 2 बांध बनाए जाएंगे गोगुंदा में। गोगुंदा में 2 बांध बनेंगे, और इन दोनों बांधों का जो पानी है तो वो सुरंग के द्वारा पहुंचाया जाएगा सीधा कहां पे? आकोदड़ा बांध में, ठीक है। और इस आकोदड़ा बांध से पानी पहुंचेगा पिछोला झील में। कहां पे पहुंचेगा? पिछोला झील में, ठीक है। और इस तरह से जो उदयपुर है उसके निवासियों को
पेयजल की समस्या से निदान मिलेगा। यहाँ की जो झीलें हैं उनमें वर्ष भर पानी की उपलब्धता रहेगी। 1690 करोड़ रुपए की ये स्कीम है। आपको इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने की इसमें जरूरत नहीं है। अगला है देखो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब हमने पानी की बात कर ली, किसानों की बात कर ली, एनर्जी की बात कर ली, महिला सशक्तिकरण की बात कर ली। अब अगली है हमारा स्वास्थ्य। ठीक है, किस जो हेल्थ सेक्टर है उसमें सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए माँ वाउचर योजना। माँ वाउचर योजना की अगर हम शुरुआत की बात करें, अगर इसके प्रारंभ की बात करें तो इसका प्रारंभ जो है वो 8 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 8 मार्च 2024 को हुआ। राजस्थान के 3 जिलों में हुआ भाई। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के 3 जिलों से जो है 8 मार्च 2024 को माँ वाउचर योजना शुरू की गई। अब इसके अंदर जब ये 3 जिलों में ये सफल रही योजना, तो उसके बाद में इसको जो है वो 17 सितंबर 2024 17 सितंबर 2024 को संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। 2 तारीख याद रखें, संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। भाई सबसे पहले कहाँ किया गया? 3 जिलों में 8 मार्च 2024 को किया गया। 17 सितंबर 2024 को इसको पूरे राजस्थान में लागू किया गया। अब ये योजना क्या है? इस योजना में क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं ना, उन गर्भवती महिलाओं को 1161 जो निजी पंजीकृत सोनोग्राफी सेंटर है वहां पे निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान की जा रही है। बस ये ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाओं को, माताओं को जो है वो निशुल्क सोनोग्राफी प्रदान की सुविधा प्रदान करने के लिए माँ वाउचर योजना 8 मार्च 2024 को जो है प्रारंभ की गई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जिलों में, और बाद में इसको विस्तार करके 17 सितंबर 2024 को कहाँ कर दिया गया? 17 सितंबर 2024 को इसको संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया। 17 सितंबर 2024 को। ठीक है, माँ वाउचर योजना। इसके तहत आपको याद रखना है कि आवश्यकता पड़ने पर 2 सोनोग्राफी जो है वो महिला जो है वो निशुल्क करा सकती है। इसमें क्या है? एक क्यूआर कोड बनता है, इसमें एक क्यूआर कोड बनाया जाता है और इस क्यूआर कोड के माध्यम से जो है वो सोनोग्राफी की सुविधा उनको प्रदान की जाती है। ये क्यूआर कोड अपने आप में एक वाउचर होता है, उसके माध्यम से जो है वो सोनोग्राफी की सुविधा महिलाओं को प्रदान की जाती है। याद रखना 2 सोनोग्राफी जो है वो इसके अंदर निशुल्क की जाती है। अब इसके साथ साथ सरकार ने 3 अभियान चलाए भाई। कौन कौन से अभियान? सबसे पहले प्लस पोलियो, राजस्थान को पोलियो मुक्त बनाने में प्लस पोलियो जो है ना अभियान चलाया गया। इसके साथ साथ स्टॉप डायरिया, बच्चों में जो डायरिया नामक बीमारी होती है उसको रोकने के लिए 1 जुलाई से 31 अगस्त तक जो है वो स्टॉप डायरिया अभियान चलाया गया। और एक चलाया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसको आभा मिशन भी कहते हैं। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मोस्ट है इसमें। तो इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये स्कीम क्या है, ये मिशन क्या है। तो इस मिशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति हैं ये उनकी हेल्थ रजिस्ट्री है। इसमें क्या है कि व्यक्ति से संबंधित संपूर्ण जानकारी है, संपूर्ण जानकारी स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी इसमें समाहित होती है। और ये जो जानकारी है ये कब काम आएगी कि जब आदमी कहीं किसी डॉक्टर को जाएगा तो इस आभा कार्ड से, इनका सबका आभा कार्ड बनाया जाएगा और इस आभा कार्ड की मदद से व्यक्ति की जो पूर्व में उसके कौन सी बीमारी रही है, कौन कौन सी दवाइयां उसके चली है और क्या क्या उसको साइड इफेक्ट्स किस किस दवाई से, ये सारी जानकारी
आभा कार्ड में रहेगी, और उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर जो है वो उसे अपना अगला जो ट्रीटमेंट लिखेगा ना वो लिखने में सहूलियत होगी। डॉक्टर को बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही आभा नंबर, ये जैसे अपना आधार कार्ड होता है ना, उस आधार कार्ड जैसे नंबर, तो जैसे ही आभा नंबर ये डायल करेंगे, डायल करते ही जो है वो अपने आप में ये पूरी डिटेल जो है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ एम्स की तर्ज पर रिम्स खोला जाएगा। जैसे अखिल भारतीय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, उसकी तर्ज पे खोला जाएगा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोला जाएगा। तो एक मेन चीज आपको ध्यान रखना कि हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा, देखो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती ना वो डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि अंग्रेज डॉक्टर तो लिखते ही दवा किस में, अंग्रेजी में है। लेकिन राजस्थान सरकार ने कहा भाई हिंदी माध्यम में जो मेडिकल की शिक्षा है ना उसको हिंदी माध्यम में भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उसके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन कौन सी कॉलेज जो है उनको अनुमोदित किया गया है, तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2 कॉलेज आती है। ठीक है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2 कॉलेजों को इसमें शामिल किया गया है। पहली है डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर, डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर, और दूसरी है राजकीय मेडिकल कॉलेज बाड़मेर, राजकीय मेडिकल कॉलेज बाड़मेर। तो इन दोनों कॉलेजों को किस में शामिल किया गया है, इनमें हिंदी माध्यम में हिंदी माध्यम में इनके अंदर जो है वो क्या दी जाएगी, चिकित्सक शिक्षा दी जाएगी। भाई अब डॉक्टर हिंदी में दवाई लिख सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा पात्र नागरिकों को 25 लाख का बीमा, ठीक है, माँ योजना के तहत, ये हम पहले पढ़ चुके हैं काफी। और इसके साथ साथ एक नई चीज ये है कि जो आयुष्मान मॉडल CHC प्रत्येक विधानसभा में, एक ये याद रखना है कि प्रत्येक विधानसभा के अंदर एक आयुष्मान मॉडल CHC बनाया जाएगा जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी उस CHC में, और उस CHC के द्वारा जो है वो संपूर्ण युक्त सुविधा के रूप में, आदर्श रूप में जो है वो स्थापित किया जाएगा। अब देखो सबसे मोस्ट चीज आती है, इसको आप जो है वो अच्छी तरह से रट लें। RS प्री या जो भी परीक्षा आगे होने वाली है उसमें आप मान के चलिए कि इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है। पिछली सरकार ने इन्वेस्ट समिट की थी और यहाँ हो रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। राइजिंग राजस्थान का सबसे बड़ा इवेंट यह है। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। सबसे पहले तारीख याद रखनी है भाई, कब होगा, तो 9, 10, 11 दिसंबर 2024। 9, 10, 11 दिसंबर, 9 से 11 दिसंबर 2024 को हो जाएगा भाई, ये तो होगी तारीख। अब इसके साथ साथ इसकी जो टैग लाइन है ना वो याद रखनी है, रिप्लीट रिस्पॉन्सिबल एंड रेडी, रिप्लीट रिस्पॉन्सिबल एंड रेडी। सबसे मोस्ट चीज, दोनों चीजें मोस्ट हैं, पहली तारीख और दूसरी चीज है आपकी इसकी टैग लाइन, इसकी पंच लाइन जो है रिप्लीट रिस्पॉन्सिबल एंड रेडी। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके आयोजक कौन होंगे भाई, ये जो आयोजन हो रहा है इन्वेस्टमेंट ग्लोबल मीट का, तो इसके आयोजक के अगर हम बात करें तो उद्योग विभाग, उसके साथ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम। 3 चीजें याद रखना। उद्योग विभाग, बीआईपी और रिको, ये तीनों मिलकर इसका क्या कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। तो आयोजक अगर पूछा जाता है, अगर इसका आयोजक पूछा जाता है तो आयोजक इसका कौन कौन है,
विभाग, बीआईपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्रमोशन और रिको जो है ना, तो वो इसके क्या है, आयोजक हैं। अगर इसका नोडल पूछा जाता है, अगर इसका नोडल पूछा जाता है भाई इस आयोजन का नोडल कौन होगा, तो बीआईपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्रमोशन, यानी बीआईपी जो है वो इसका नोडल होगा। ये तो आयोजक तो तीनों हो गए, और नोडल अकेला कौन हो जाएगा, बीआईपी। बीआईपी अकेला कौन क्या हो जाएगा, इसका नोडल हो जाएगा। भाई इसका नोडल कौन होगा, तो इसका नोडल हो जाएगा बीआईपी, ठीक है। और अगर समिट इंडस्ट्री पार्टनर पूछे, हालांकि ये पूछे लाने लायक चीज नहीं है, तो इसके लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII जो है वो इसका समिट इंडस्ट्री पार्टनर हो जाएगा। समिट इंडस्ट्री पार्टनर कौन हो जाएगा, CII इसका समिट इंडस्ट्री पार्टनर हो जाएगा। दो ही चीजें पूछी जाएंगी, पहली तारीख तो 9 से लेकर 11 दिसंबर 2024, दूसरी उसकी पंच लाइन तो रिप्लिशिव और रेडी, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल और रेडी। फिर उसके बाद में पूछा जाएगा कि इसके आयोजक कौन कौन है, तो भाई इसके आयोजक है उद्योग विभाग, बीआईपी और रिको, तीनों मिलकर कर रहे हैं। अगर इसका नोडल पूछा जाता है आपको, तो इसका नोडल है आपका बीआईपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है। अब राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का प्रथम इन्वेस्टर मीट, ये याद रखना है सबसे मोस्ट चीज। भाई अगली चीज अगर पूछी जाने लायक है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल जो समिट होगा दिसंबर में, उस ग्लोबल समिट के तहत सरकार ने क्या तैयारी की, और जगह जगह जो है वो इन्वेस्टमेंट मीट रखे। तो पहला मीट कहाँ रखा, पहला प्रथम इन्वेस्टमेंट मीट कहाँ रखा, तो जगह का नाम याद रखना है, मुंबई। कहाँ, मुंबई। अब राजस्थान सरकार का टारगेट क्या है कि 5 वर्षों में राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। 5 साल में राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना टारगेट है, और इसी के लिए इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए सरकार के द्वारा ये चालू किया गया है। अभी वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में $180 बिलियन जो है आकार है, कितना है, $180 बिलियन है। अभी इसको बढ़ा के कितना करना है आगामी 5 सालों में, $350 बिलियन करना। ये भी मोस्ट चीज है। पहला समिट जो है वो कहाँ पे किया गया है, मुंबई में किया गया है 30 अगस्त 2024 को। देखिए तैयारी चालू है, इस तैयारी के तहत सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मीट है, ठीक है। तो जगह का नाम पूछा जाता है, मुंबई में किया गया। ये नहीं पूछा जाएगा 4.5 लाख करोड़ रुपए की MOU हस्ताक्षर, तो ये कोई विशेष बात नहीं है, ये नहीं पूछी जाएगी परीक्षा की दृष्टि से। लेकिन जगह का नाम याद रखना है कि पहला समिट कहां पे हुआ, तो मुंबई में हुआ। उसके बाद में ठीक है, इसका जो पहला समिट है वो मुंबई में हो गया। अगर विदेशी समिट पूछा जाता है, तो विदेशी समिट में आपको याद रखना है, विदेशी समिट हुआ इसका सियोल। इसका जो विदेशी समिट है वो कहां पे हुआ, सियोल, जो कहां पे पड़ता है, दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया का जो सियोल है वहां पर इसका विदेशी समिट हुआ। और उसके बाद में नेक्स्ट जो हुआ वो कहां पे हुआ, जापान में। जापान में जगह का नाम है टोक्यो, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, 3 चीजें याद रखनी है कि अगर राजस्थान में पूछा जाए कि कहां पे हुआ, तो राजस्थान में हुआ, मुंबई, सॉरी, पहला समिट पूछा जाए कहां पे हुआ, तो पहला समिट हुआ मुंबई में। और अगर ये पूछा जाए कि विदेश में कहां पे हुआ, भारत में तो मुंबई में हो गया, अगर विदेश में कहां पे हुआ, तो विदेश में हुआ आपके सबसे पहला सियोल में, बाद में जापान में हुआ, UAE में हुआ, ठीक है, कतर में हुआ, दोहा में हुआ। उतनी याद नहीं रखना, पहला याद रखना है सियोल में हुआ, ठीक है।
तो ये राजस्थान राइजिंग जो समिट है, ग्लोबल समिट है, इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि आने वाले 5 वर्षों के अंदर राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की जो है 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना। अगर वर्तमान समय में देखें तो 180 बिलियन डॉलर आकार है, ठीक है। वर्तमान में 180 बिलियन डॉलर है, नेक्स्ट में 350 ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आज हमने जो है वो पूरी सुजस को डिस्कस कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट जो वीडियो है हम लेके जल्द उपस्थित होंगे। धन्यवाद।